और जो डिस्कशन होगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक का जो डिस्कशन हम लोगों का रहा है, वो डिस्कशन हम लोगों ने जो अभी तक किया है वो मध्यकालीन और मध्यकालीन की बात करूं, साथ साथ में मैंने आपको एंशिएंट दो इतिहास पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। और अब जो बात आती है, अब जो शुरुआत होगी नए इतिहास की, वो इतिहास होगा आप सभी का, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न। क्या कहते हैं? मॉडर्न। तो मृदुल जी स्वागत है आपका, इल्फाज अली जी स्वागत है आपका भी, अरविंद यादव भैया नमस्कार, खुश रहिए सभी लोग, आबाद रहिए। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं, वो शुरुआत करने वाले माय डियर ऑल किसकी करने वाले हैं? हम शुरुआत करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया की। इसका मतलब है हम आधुनिक भारत की आज शुरुआत करेंगे। और आधुनिक भारत में दिनेश भैया आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। राकिब जी नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी को। दिनेश भैया खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक है। श्वेता गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का भी। तो आधुनिक भारत में मैं आपके लिए आज आधुनिक भारत का पार्ट 1, हम आधुनिक भारत को जो डिस्कस करेंगे, जो मॉडर्न इंडिया को डिस्कस करेंगे, वो डिस्कशन हम सभी लोगों का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से रहेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक को लेकर के हम आपको नहीं पढ़ाएंगे कि आज ये टॉपिक है कल वो टॉपिक है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में कुछ ऐसा खास बहुत नहीं है जो आपको अलग अलग टॉपिक के नाम से पढ़ाया जाए। क्योंकि हमें डिटेल में जितना जितना आपके एग्जाम के पैटर्न पर बनता है, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। सो गाइज लेट्स बिगिन द सेशन ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का शुरुआत करेंगे। और पार्ट 1 में सबसे पहली शुरुआत, भारत में यूरोपियों का आगमन। क्या हमने कहा? भारत में अच्छा दिनेश जी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल भैया, हाँ हाँ, है ना। सीमा जी आपका भी स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूरोपियों का आगमन। क्या पढ़ने वाले हैं? यूरोपियों का आगमन पढ़ने वाले हैं। भारत में कौन कौन से यूरोपीय आए, उनके बारे में कुछ जानेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके बारे में जानने की जो कोशिश होगी, प्रेमनाथ जी जय हिंद, स्वागत है आपका। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि यही ट्रिक आपको एग्जाम में भी काम आ जाएगी 200%। इसमें कोई भी शक नहीं है। हालांकि जो भी बच्चे यूट्यूब पर मुझसे मुलाकात करते रहते हैं, पारुल जी आपका भी स्वागत है, तो उन्हें ये ट्रिक जरूर पता होगी। भारत में जब यूरोपियों का आगमन हुआ तो कुछ इस तरीके से हुआ, ये क्रम था उनका। पहला जो मैंने लिखा है वो लिखा है पुत्र, दूसरा शब्द लिखा है मैंने अड़ा। तो पुत्र अड़ा, डैड फंसा। क्या लिखा है मैंने बच्चों? पुत्र अड़ा और डैड फंसा। ये वो क्रम है भारत में जो यूरोपियों का रहा है। तो कहते हैं पहली जो पुत्र का मतलब है वो है पुर्तगाली। हिंदी सभी को समझ में आती है, शायद ही कोई हो ऐसा कि जिसे हिंदी ना समझ में आती हो, बोलिए जल्दी से। तो पहला है पुर्तगाली। आ अलग है और डा अलग है। ठीक है। डैड अलग है, फा अलग है और सा अलग है। इस आ का मतलब है अंग्रेज। क्या मतलब है प्यारे दोस्तों? अंग्रेज। और इस डा का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों डच। इस डैड का मतलब है डैनिश। इस फा का मतलब है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। और इस सा का मतलब है स्वीडिश। स्वीडिश। आई थिंक इतनी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। बोलिए यस और नो, जल्दी से बता दें एक बार। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। फिर कौन आए? अंग्रेज। फिर कौन आए? डच। फिर कौन आए? डैनिश। फिर कौन आए? फ्रांसीसी। और फिर कौन आए? स्वीडिश। और इन सभी ने जो यहाँ पर कंपनियां बनाई, उन सभी ने कंपनी किस नाम से बनाई थी?
ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। किस नाम से बनाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। अब ये मत कोई भी सोचिएगा कि अंग्रेजों ने ही सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले पुर्तगालियों ने बनाई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर बनाई गई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर बनाई गई भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर बनाई गई डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर बनाई गई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर बनाई गई स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन सभी के नाम के आगे आप ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब आपका एक प्रश्न और होगा कि सर ये बताइए, ये जो कंपनियां आई भारत में, ये किस ईयर में आई थी? तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1600 में अंग्रेज, 1602 में डच, डैनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, और स्वीडिश 1731 में। ये वो सीक्वेंस है जो भारत आने का यूरोपियंस का रहा। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? रिंकी जी, आपका स्वागत है, नमस्ते। सभी लोग बता दें, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपको लेकर के पहली स्लाइड पर चलता हूं। ये लिख लिया है कि नहीं? Am I audible each and every people? देखिए, क्लास में 35 लोग हैं और आंसर 2 लोग कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे हैं। आप लोग लिखने में बिजी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एक बार कंफर्मेशन जरूर दे दिया करिए, जिससे मुझे तसल्ली हो जाती है कि हाँ, इन लोगों को समझ में आ गया। दैट्स इट। और आपके कंफर्मेशन का कोई बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन नहीं है मेरी लाइफ में कि नहीं नहीं आप कंफर्मेशन नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है? इस बात को सभी लोग ध्यान रखिए और सभी लोग याद भी रखिए, ठीक? चलूं मैं आगे। अब देखो, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों में सबसे पहला कौन आया था? कहते हैं भारत आने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था उसका नाम था वास्को डिगामा, सबका मामा वास्को डिगामा। 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर, क्या शब्द मैंने बोला? भारत के पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्टल रीजन में एक जगह पड़ती है जिसका नाम था कालीकट, जो अब कहलाता है कोझीकोड। यहां पहुंचा था और इसका स्वागत किया था यहाँ के राजा जमूरियन ने। किसने किया था इसका स्वागत भैया? जमूरियन के द्वारा इसका स्वागत किया गया था। अब कहते हैं कुछ ही समय बाद भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर आ गया जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ये 1505 ईस्वी में भारत आया था और 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। लेकिन ये बहुत ही उदारवादी नीतियों का व्यक्ति था, उदार व्यक्ति था, मारा काटी लड़ाई में बहुत कम विश्वास रखता था, उदारवादी था, लिबरल था, जिसके चलते इसकी बात यहाँ नहीं बनी, क्योंकि यहाँ तो भाई जीतना है, मारना पीटना है, युद्ध लड़ने हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक नया गवर्नर बना या एक नया वॉइसरॉय के रूप में तैनात हुआ, क्योंकि गवर्नर और वॉइसरॉय दो ही शब्द आते हैं, ठीक है? तो एक नया गवर्नर बना पुर्तगालियों का, जो दूसरे नंबर का गवर्नर था, जो 1509 में बनाया गया, अल्फांसो द अल्बुकुर्क। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अल्फांसो द अल्बुकुर्क पढ़ते हैं। इसे बनाया गया और जैसे ही ये भारत 1509 में ये बनाया गया और 1510 में ये भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा बेटा? भारत पहुंचा। जब ये भारत पहुंचा तो 1510 में ही इसने बीजापुर के जो शासक हुआ करते थे, क्या शब्द मैंने बोला? बीजापुर के जो शासक थे, जो रूलर थे, जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, जो यूसुफ आदिल शाह थे, इनसे गोवा इसने जीत लिया। किसने बेटा जीत लिया? अल्फांसो दी अल्बुकुर्क ने।
और अपनी पहली व्यापारिक कोठी, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, पहली व्यापारिक कोठी कोच्चि में बनाई थी, जिसे पहले कोचीन कहते थे, आजकल कोच्चि कहते हैं। पहले क्या कहते थे? कोचीन कहते थे, आजकल इसे कोच्चि के नाम से जाना जाता है। मुद्दा क्लियर? आगे चलेंगे। चलिए आगे मैं बढ़ूंगा। अगले जो पॉइंट है वो है डच। कौन है भैया? डच। देखिए अगर मैं डचों की बात करूं तो भारत आने वाला जो पहला डच नागरिक था उसका नाम था कार्नेलिस द हस्तमान। कार्नेलिस द हस्तमान, ये भारत आने वाला पहला डच नागरिक था जो 1596 में भारत आया था। कब आया था? 1596 में। और डचों ने अपने व्यापार की आधारशिला भारत में जो रखी थी वो एम्स्टर्ड, क्या नाम लिया मैंने? एम्स्टर्ड की व्यापारिक कंपनी के आधार पर रखी थी। इस बात को ध्यान रखें। कहते हैं 1602 में डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया और द नेम ऑफ कंपनी का जो नाम दिया वेरिनिज ओस्ट इंडीज कंपनी। क्या नाम दिया? वेरिनिज ओस्ट इंडीज कंपनी नाम दिया, जो शॉर्ट में VOC के नाम से जानी गई। अब कहते हैं, देखिए ये जो कंपनी लिखी है ना, अब आप ये ना सोचिएगा अंग्रेजी गलत लिख दी सर ने, ये गलत नहीं लिखी है, ये डचों की भाषा में लिखा गया है, ठीक है? इसलिए कंपनी की स्पेलिंग आप करेक्ट करने का प्रयास ना करें और ये ना सोचे कि यहाँ लगता है एरर हो गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे सभी लोग? डच ऐसे ही कंपनी लिखते थे, तो उसी के आधार पर ये लिखा गया है, ओरेनीज ओस्ट इंडीज कंपनी, इसे रखा गया। कहते हैं कुछ समय बाद भारत में डचों का बहुत बेहतर व्यापार शुरू हो गया। डच जब व्यापार करने लगे तो इन्होंने अपना प्रथम जो डच फैक्ट्री बनाई, जो प्रथम डच फैक्ट्री इन्होंने भारत में स्थापित की थी वो 1605 में की थी। कहां पर की थी? कोरोमंडल में। कोरोमंडल अगर देखोगे ना तो नीचे का हिस्सा पड़ता है पूरा का पूरा, साउथ का, केरला और तमिल वाला, ये कोरोमंडल का हिस्सा है। तो कोरोमंडल के तट पर एक जगह पड़ती थी मुसलीपत्तनम। कौन सी पत्तनम? मुसलीपत्तनम। यहां पर इन्होंने स्थापित की थी अपनी प्रथम डच फैक्ट्री, प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की थी। अब कहते हैं आने वाले कुछ समय में, दैट वाज द टाइम ऑफ 1688, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। कहां पर? इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण क्रांति। जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई इंग्लैंड में, कहां हुई थी ये क्रांति? इंग्लैंड में। कई बार आपसे ऐसे कहेगा निम्नलिखित में से गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो आप कहोगे 1688 में। कहां हुई थी? इंग्लैंड में। क्या थी? सूती वस्त्रों के व्यापार से संबंधित थी। तो यहाँ पर जिसमें इंग्लैंड के राजा या किंग विलियम शामिल हुए, जिससे कि क्या हुआ, डच एंड जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, इनके जो संबंध थे, इनके जो रिलेशन थे, उन रिलेशन में कुछ सुधार आया। क्योंकि व्यापारी एक ही बिजनेस का, सेम बिजनेस का व्यापार करो तो जानते हो कहीं ना कहीं मनमुटाव तो आ ही जाता है। जैसे मैं ईमानदारी से बताऊं कि कुछ ऐसा फील्ड ही है
शिक्षक भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल सी अगर मैं बात देखूं और कहूं आप सभी से, तो सेम सेम सब्जेक्ट का अगर टीचर होगा तो हो सकता है कई बार उसके अंदर मनमुटाव आए, लेकिन ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, है ना। इसे ईर्ष्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ईर्ष्या कहते हैं। और ईर्ष्या, द्वेष, है ना, गर्व जिसे घमंड कहते हैं, ये जीवन में कभी करना नहीं चाहिए। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा सभी लोग। आप लोग भी दरोगा बन जाएंगे तो आप सब दरोगा बनेंगे, बोलो हाँ या ना। तो पता चला कोई कहे देखो हम ज्यादा कमा रहे हैं, समझ गए ना, जुगाड़ तो जान ही रहे हो, क्यों मुस्कुरा भी रहे हो, है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग सो के भी पढ़ रहे हैं क्या? जो सो के पढ़ रहा है ना, वो दौड़े कैसे दरोगा जी की उसमें, बताओ। हाँ, उषा देवी सो नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई जिससे डच और ब्रिटिश के बीच के जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे हो गए। क्यों अच्छे हो गए, सुनिएगा। जो डच थे वो अंग्रेजों को सोरा, सूती वस्त्र, नील जिसे इंडिगो कहते हैं, आप लोग इंडिगो तो जानते ही होंगे। गांधी जी का आगे चलकर हम इंडिगो कल्टीवेशन भी बताएंगे, जो तिनकटिया प्रथा थी जिससे गांधी जी ने चंपारण से भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में, उसके बारे में भी चर्चा करें। तो यहाँ पर रिलेशन इनके बेहतर हो गए, लेकिन आगे चल करके जब अंग्रेज भी भारत में बहुत तेजी से बढ़े तो अंग्रेजों को भी सारी चीजें मिलने लगी। तो अंग्रेजों ने कहा हम इनसे क्यों खरीदेंगे भाई, तो कुत्ते ने काटा है इनसे खरीदे, हम भारत से ही ले जाएंगे जब हमें यही मिल रहा है। तब यहाँ होता है एक बैटल, जिसे कहा गया है बैटल ऑफ बेदरा। क्या कहा गया है? बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध। और बेदरा के युद्ध में कब हुआ था? 1757 में हुआ था। इस युद्ध में जो डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ, अंग्रेजों ने डचों को पूर्ण रूप से बुरी तरीके से हरा दिया। यहां पर डच बुरी तरीके से हार गए और भारत में यहीं से शुरू हो गया डिक्लाइन ऑफ डच। और फाइनली जो डच थे वो 1795 में पूर्ण रूप से भारत को छोड़ करके चले गए। बोलो इतनी बात क्लियर सभी को? अब मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से बता दें सभी लोग। जल्दी से बताओ भाई, इतनी बात सभी को क्लियर? जल्दी से बताओ। बोलो भाई, 5 लोग 6 लोग बता रहे हैं, इसके अलावा राकिब जी 59, 57 नहीं, 57 अंग्रेजों के साथ होगा, तो अंग्रेज जब पढ़ेंगे तो 57 का प्लासी का युद्ध आपको बताया जाएगा। चलिए आगे बात करूंगा मैं। ये हैं वो अंग्रेज जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अंग्रेजों की अगर मैं बात करूं, दूसरे शब्दों में आप इन्हें ब्रिटिश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में आप इन्हें ब्रिटिश कह सकते हैं। कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में लंदन में की गई थी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ध्यान रखिएगा। कौन सी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब कहते हैं जब इसकी स्थापना हो गई तो इनको वहां से एक राजलेख मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी जो लोग थे उन्हें एक राजलेख मिला, जो वहां की रानी के द्वारा या महारानी के द्वारा दिया गया, जिसमें इन्हें परमिशन दी गई कि 15 वर्षों के लिए आप ईस्टर्न कंट्रीज से व्यापार कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। तो जो अंग्रेज थे बेसिकली भारत वो क्यों आए थे? वो यहाँ पर ट्रेड करने आए थे, वो यहाँ पे व्यापार करने आए थे। लेकिन हमारी, कह सकते हो,
हमारी जो कंडीशन उन्होंने देखी, हमारे जो विचार देखे, हमारा जो ऑब्जर्वेशन किया उन लोगों ने, उसके आधार पर अगर मैं बात करूं तो कहते हैं अंग्रेजों ने यहाँ देखा और समझा कि भारतीय जो है वो ईर्ष्यालु बहुत है, पड़ोसी से ही जलता है, क्यों ना हम इनमें फूट डालें और राज करें। दूसरा कारण था जातिवाद। हमारे यहाँ जातिवाद बहुत था, हमारे यहाँ छुआछूत बहुत थी, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत था। तो इन सारी चीजों का फायदा उठाया किसने? अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने। और उन्होंने फायदा ऐसा उठाया, भारत वो पहुंचे, और भारत पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपना एक अम्बेसडर, एक राजदूत भेजा, जो राजदूत जहांगीर के दरबार में पहुंचा, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। और जब ये दरबार में पहुंचा, क्योंकि रीजन है, ये व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, ट्रेड करने के पर्पज से आए थे, तो दे वांट टू सम लैंड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री और कंपनी नियर द कोस्टल रीजन। और गुजरात का पूरा एरिया जहांगीर का था। क्यों? क्योंकि उनके पिता अकबर ने गुजरात को जीता था, आप सभी को पता होगा। बोलो या सर नो? तो भारत में ब्रिटिशों ने जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, क्या मैंने कहा? भारत में जो ब्रिटिशर्स ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, वो बनाई थी 1608 में, और जो जगह दी गई थी वो दी गई थी सूरत। हालांकि ये लीगल फैक्ट्री नहीं थी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे और याद रखिए। लीगल का मतलब होता है ये कानूनी रूप से स्थापित नहीं की गई थी, ये सिर्फ एक टेम्परेरी रूप से स्थापित की गई थी। अब कहते हैं धीमे धीमे कुछ समय बीता, और अंग्रेजों ने कुछ ही वर्षों बाद यहाँ पर अपनी पहली लीगल फैक्ट्री या कानूनी कारखाना, पहला कानून रूप से, कानूनी कारखाने का मतलब है कानूनी रूप से, लीगल तरीके से फैक्ट्री स्टैब्लिश की, जो जगह थी मुसलीपत्तनम, जो कि अभी अभी मैंने डिस्कस की थी, जो कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है, या आप कह सकते हो वेस्टर्न रीजन में है, वेस्टर्न कोस्टल रीजन में। बात क्लियर? अब कहते हैं कि भारत में जब ये फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई लीगल तरीके से, तो कहा गया कि दक्षिण भारत की ये पहली ब्रिटिश फैक्ट्री थी। क्या शब्द मैंने बोला? दक्षिण भारत की पहली ब्रिटिश फैक्ट्री थी। डच ऑलरेडी स्थापित कर चुके थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन ब्रिटिशों ने जो स्थापित की थी, इस पर्पज से ये पहली कंपनी थी या पहली फैक्ट्री थी। अब कहते हैं धीमे धीमे कुछ और समय बीता, और भारत में फ्रेंचों के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, और फिर इसके बाद रिवोल्ट से पहुंचेंगे, वहां डिस्कशन करेंगे। तो भारत में क्या हुआ, जब भारत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बनाई, तो यहाँ पर अंग्रेज स्थापित हो गए, और धीमे धीमे अंग्रेजों की कहानी आगे बढ़ी। लेकिन अंग्रेज बहुत ही तेज, बहुत ही चालाक हुआ करते थे। अंग्रेजों ने संधियां करनी शुरू कर दी, अंग्रेजों ने भारत में कब्जे शुरू कर दिए, तो धीमे धीमे उन्होंने करनी चीजें शुरू करी, और यहीं पर उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, जो लड़ाई कहलाई 1757 की लड़ाई थी, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा गया, या प्लासी का युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? प्लासी का युद्ध कहा गया। कहते हैं 23 जून 1757 को, अब प्यारे दोस्त 23 जून 1757 को भारत में प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बताओ जल्दी से। प्लासी का युद्ध हुआ, जिसे आप बैटल ऑफ प्लासी कहो। किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों की ओर से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, मुद्दा क्लियर?
इसमें हुआ क्या, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। अब देखना, रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध से पहले ही मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और कहा तुम आओगे उसी की तरफ से। किसके तरफ से? सिराजुद्दौला की तरफ से। उसे लगे नहीं कि तुम मेरे तरफ हो। और मैं आपको बताऊं, जो ये युद्ध हुआ, तो पहले जो 2 दिन युद्ध था, उस युद्ध में जब युद्ध होता है, मीर जाफर कुछ नहीं कर रहा, खड़ा है सिर्फ, सेना लिए अपनी, सेनापति था एक तो, कुछ सेना सिराजुद्दौला की ओर से, तो दोनों अंग्रेज सेना और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध शुरू हो गया। एक पहर जब बीत गया, एक पहर मतलब है ना, सुबह दोपहर शाम, ऐसे 3 पहर होते हैं दिन में। एक पहर जब बीत गया तो सिराजुद्दौला की नजर पड़ी कि कमबख्त सेनापति तो लड़ ही नहीं रहा है, सेना भी खड़ी है उसकी तरफ वाली, क्या चक्कर। तब उसने देखा और कहा, आप ऐसे समझिए सिराजुद्दौला ने अंततः अपने सेनापति मीर जाफर के पैर भी पकड़े कि मेरा सहयोग करो, मेरा साथ दो, नहीं तो अंग्रेज जीत जाएंगे। अब आप समझ रहे हैं ना, मतलब हमारे देश में ही लोग गद्दार थे, मक्कार थे, एक नंबर के, अपने ही राजा के साथ मक्कारी कर रहे थे, ऐसे ऐसे लोग थे। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया मीर जाफर ने, जिसके चलते रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और यहीं पर इनकी हत्या कर दी। अब इसके कारण समझिए ये बैटल हुआ क्यों था। सिराजुद्दौला जो है, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, कहते हैं अंग्रेजों के समय जो बंगाल पूरा जो प्रांत हुआ करता था, वो संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में सबसे सर्वाधिक समृद्ध और संपन्न राज्य हुआ करता था, प्रांत हुआ करता था। बंगाल के जो प्रथम शासक थे उनका नाम था मुर्शीद कुली खान, और उनका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान। सुजाउद्दीन तो बहुत अच्छा नहीं काम कर पाए, लेकिन अलीवर्दी खान ने बहुत अच्छा काम किया और अपने समय में बंगाल को वो सब कुछ दिया जो वहां होना चाहिए, बहुत संपन्न बना दिया। आप समझिए, अलीवर्दी खान के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। अब आप सोच सकते हैं, जैसे अभी हम क्या कहते हैं कि भारत का स्वर्ग, तो कहते हैं कश्मीर, ऐसे यही कहते हैं ना। इसी तरीके से अलीवर्दी खान के समय में भारत का स्वर्ग बंगाल हुआ करता था। अब क्या होता है, अलीवर्दी खान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका जो बच्चा है सिराजुद्दौला, वो नवाब बनता है, गद्दी पर बैठता है। लेकिन मैं बता दूं, अंदर ही अंदर 3 ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सिराजुद्दौला नवाब ना बने, जिसमें उसकी खुद की मौसी घसीटी बेगम, जिसमें उसके पिता का सेनापति मीर जाफर, मतलब ये वही वाला है जो पहले था, और तीसरा पूर्णिया का नवाब, नवाब शौकत जंग। शौकत जंग और सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम के बीच में प्रेम संबंध की भी बातें सामने आई हैं। हालांकि मैं उस पर कोई प्रकाश नहीं डालूंगा, क्योंकि फरवरी तो चल नहीं रहा है कि वैलेंटाइन डे होने वाला, आगे चल के गुलाब भी मिल जाएगा, है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ये तीनों नहीं चाहते थे, लेकिन इन तीनों के ना चाहने के बाद भी ये नवाब बन जाता है। तो अब बताओ ये तीनों क्या करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे कि नहीं रचेंगे। और यहां होता क्या है, सिराजुद्दौला अंग्रेजों को, कुछ अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देता है, और उस कोठरी में लगभग 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है, जिस कारण उसमें से 123 अंग्रेज मर जाते हैं। ये घटना है 23 जून 1756 की, मतलब प्लासी के युद्ध से ठीक 1 साल पहले की घटना है।
123 अंग्रेज मर जाते हैं, अंग्रेजों का और खून खौल गया, 23 बस जिंदा बच पाते हैं। और इसी घटना को बोला गया था ब्लैक होल घटना। अब आपसे एग्जाम में क्या कहेगा कि ब्लैक होल घटना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? बोलो जल्दी से। ये HOLE वाला होल रहेगा। ब्लैक होल घटना कब हुई? 23 जून 1756 को। किसने अंजाम दिया था? सिराजुद्दौला ने। कौन मरा था? 123 अंग्रेज मर गए थे। ठीक, मुद्दा क्लियर। यही सब कारण रहे जिनके चलते सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई। हालांकि यहाँ पर एक संधि भी है। संधि का मतलब है ट्रीटी भी है, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसे कहा गया है अली नगर की संधि। किसकी संधि? अली नगर की संधि। तो 1757 में ही हुई थी, फरवरी में। लेकिन उस संधि का भी कोई फायदा नहीं हुआ और यहाँ पर अंततः सिराजुद्दौला मारा गया। और अंग्रेजों ने मीर जाफर को, ये जो मक्कार एक नंबर बेईमान धोखेबाज है, दगाबाज, इसको बना दिया बंगाल का नवाब। क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। अब सुनिएगा बात को बड़े गौर से। ये नवाब तो बन गया, लेकिन ये अंग्रेजों के इशारे पे काम करता है। अंग्रेज कहे धूप में खड़े हो जाओ यहीं पे, तो वहीं खड़े हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ लुक लाइक अ मनमोहन सिंह। हालांकि मनमोहन सिंह इज अ ग्रेट पर्सन, लेकिन सोनिया गांधी इज नॉट अ ग्रेट लेडी, नॉट अ ग्रेट लीडर। तो वो उसे डील कर रही थी, जबकि मनमोहन सिंह एक बहुत ही नेक और अच्छे नेता और अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। जिसके चलते ऐसा हुआ, कई सारी समस्याएं रही देश में। इसी सेम तरीके से मीर जाफर था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। 1760 तक, 57 से 1760 तक ये नवाब रहा। लेकिन 1760 के अंत में इसका दामाद है। किसका दामाद? मीर जाफर का दामाद है, जिसका नाम है मीर कासिम। ये अब धोखे से अपने ही ससुर को हटवा देता है अंग्रेजों से और स्वयं बंगाल का नवाब बन जाता है। कुछ समय और बीता। मीर कासिम ने जो खजाने थे, जो सैनिक मुख्यालय थे, जो राजधानी थी, उन्हें परिवर्तित या स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। जो अंग्रेजों को कुछ को पता था, कुछ को पता ही नहीं था। जब ऐसा अंग्रेजों ने देखा तो अंग्रेजों ने कहा ये तो धोखेबाज निकल रहा है। तो अंग्रेजों ने तुरंत 1763 के अंत तक मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। जब ये पद से हट गया तो कुछ समय के लिए बंगाल के नवाब के पद पर फिर से मीर जाफर बैठा, लेकिन 65 में उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मीर कासिम हट गया, उसे हटा दिया गया, तो उसने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्त? विद्रोह कर दिया। और इसी विद्रोह से एक बैटल हुआ जिसे कहा गया बैटल ऑफ बक्सर। क्या कहा गया था? बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में, जिसमें एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ 3 सेनाएं थी। एक तरफ तो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, दूसरे तरफ 3 सेनाएं थी। कौन कौन 3 सेनाएं थी? एक तो मीर कासिम की सेना थी, दूसरी सेना थी अवध के नवाब सुजाउद्दौला की, और तीसरी सेना थी मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड की। ये तीनों लोग एक साथ मिलकर के लड़ने आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन तीनों को हरा दिया
और यही वो युद्ध है जिस युद्ध के बाद संपूर्ण भारत पर, सुनिएगा गौर से, यही वो युद्ध है जिस युद्ध के बाद संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का स्वामित्व आ गया। संपूर्ण भारत पर अंग्रेज या ब्रिटिश, अंग्रेजों का स्वामित्व आ गया। मतलब अब हर जगह अंग्रेजों का झंडा लहराना शुरू हो चुका था। बोलो इतनी बात समझ में आई हो तो जल्दी से हाँ करना। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा, थर्ड कौन था? बेटा शाह आलम के बाद शुजाउद्दौला थे, ठीक है, जो अवध के नवाब थे। अब आपके मन में होगा सर ब्रिटिशों की ओर से लीडर कौन था इतना भयंकर युद्ध लड़ने वाला? वो था बेटा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो था जिसने यहाँ पर युद्ध लड़ा था। बोलो मुद्दा क्लियर सभी प्यारे बच्चों को कि नहीं? अब मैं थोड़ी बात करूंगा आप सभी से फ्रेंच लोगों की। इसकी बात करूंगा फ्रेंच की, ठीक है। भारत में फ्रेंच लोग भी रहे हैं, तो भारत में फ्रेंचों की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट, ठीक है, कॉलबर्ट द मिनिस्टर ऑफ लुई 14 क्रिएटेड द कंपनी, एक उन्होंने कंपनी बनाई जिसका नाम था कैंपे गाइनल डेस इंडिया ओरिएंटल्स। क्या नाम था? कैंपे गाइनल डेस इंडिया, या सॉरी डेस इंडेज ओरिएंटल्स, ये कंपनी का नाम था जिसे 1664 में स्थापित किया गया था। हालांकि यहाँ पर जब ये स्थापित हुए तो फ्रांसीसियों ने अपनी जो सबसे पहली फैक्ट्री बनाई या कोठी बनाई वो सूरत में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? सूरत में 1668 में। फ्रांसिस मार्टिन ने, क्या शब्द मैंने बोला? फ्रांसिस मार्टिन एक व्यक्ति हैं, फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में ही पुदुचेरी की स्थापना की थी। फ्रांसिस डे ने, किसने बेटा? फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी जल्दी से बताओ? मद्रास की स्थापना की थी। अब कहते हैं कि इन लोगों का बढ़िया यहाँ पर ट्रेड शुरू हो चुका था, व्यापार शुरू हो चुका था। इन्होंने क्या किया, अपना धीमे धीमे व्यापार बढ़ाया और अपना जो हब बनाया वो पुदुचेरी को बनाया था। किसे बनाया था? पुदुचेरी। ये भी कोस्टल रीजन में स्थित है, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से व्यापार करना आसान था, जहाजों के आवागमन में कोई परेशानी नहीं होती थी, इसलिए बनाए गए थे। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले आया। और मैं बता दूं, भारत में जो सहायक संधि है, सुन लो आज, भारत में जो सहायक संधि है, सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं इसको, ठीक है, जो सहायक संधि है इसकी शुरुआत सबसे पहले अगर किसी ने की थी, सबसे पहले अगर किसी ने की थी तो वो की थी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। और जो डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर, ये दूसरे कर्नाटक युद्ध में हार गया था। ही वॉज डिफीटेड इन द सेकेंड कर्नाटका वॉर। और जब ये हार गया तो धीमे धीमे युद्ध विराम हुआ, पुदुचेरी की ट्रीटी हुई 1755 में, और धीमे धीमे भारत में फ्रांसीसियों का पतन, डिक्लाइन शुरू हो गया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये रहें यहाँ पर। मतलब अंग्रेज बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो चुके थे। अंततः अंग्रेजों ने एक बैटल किया जिसे कहा गया बैटल ऑफ वांडीवॉस। बैटल ऑफ वांडीवॉस कहा गया। कब हुआ था? ये 1760 में हुआ था, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था।
अंग्रेज को आप ब्रिटिश लिख सकते हैं, फ्रांसीसी को तो फ्रांसीसी ही लिखना पड़ेगा। फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरीके से हार गए थे और ब्रिटिश जीत गए थे। अब यहाँ ब्रिटिशों का लीडर कौन था, कौन सेनापति था? उनका नाम था सर आयर कूट। सर आयर कूट, बात क्लियर? ये थे यहाँ पर। और ध्यान रखिए, आप कहें सर फ्रांसीसियों की ओर से कौन नेता था, कौन लीडर था, कौन सेनापति था? तो याद रखिएगा लाली, वही लाली लिपस्टिक वाला। ठीक है, ये वो है नहीं, हालांकि जिसे फांसी मजाक में कहा गया, लाली था। नाम ही गड़बड़ था, एक तो हार गए। बात क्लियर? और ये जाते हैं यहाँ पर हार। और जब ये हार गए तो धीमे धीमे अंग्रेजों ने जैसे इनको हराया, वैसे ही कुछ समय बाद 1761 में फ्रांसीसियों से पुदुचेरी को छीन लिया। यहीं से ये ट्रेड करते थे। और कुछ ही समय बाद अंग्रेजों को चाहते और ना चाहते हुए अंग्रेजों नहीं, फ्रांसीसियों को चाहते और ना चाहते हुए अंग्रेजों ने भारत से क्या कर दिया, दौड़ा दिया, या कह सकते हो भगा दिया। ऐसी सिनेरियो उत्पन्न हो गए जिसके चलते उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। अब भारत में बचा कौन? अब भारत में बचे हैं ओनली ब्रिटिश। कौन बचे हैं भैया? ओनली ब्रिटिश। तो भारत में जो अंग्रेज बचे हैं उनके ऊपर डिस्कशन है। पहले 1857 की क्रांति का कुछ डिस्कशन करेंगे, और इस क्रांति के बाद भी हम लोग जो काम करेंगे दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और बंगाल के गवर्नर जनरल, कलकत्ता के गवर्नर जनरल, इनकी बातें हैं। तो थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, 1857 का जो क्रांति है, जो रिवोल्ट है, अगर मैं इस 1857 की क्रांति की बात करूं तो ये क्यों हुई, इसके कुछ कंटेम्परेरी कॉजेस थे। कंटेम्परेरी कॉजेस का मतलब होता है तत्कालीन कारण। जैसे मैं अभी आपसे कह दूं, क्या कह दूं कि आप क्यों परेशान हैं, तो हो सकता है कोई ये कहने लगे, सर जब मोदी जी आए थे सर तो सिलेंडर तो 398 का था, और सर अब तो 800 का हो गया, और आज 174 रुपये सिलेंडर और बढ़ा दिया है। क्यों है? 174 बढ़ा है? नहीं, 72 रुपये 50 पैसे। कमर्शियल सिलेंडर 72 रुपये 50 पैसे और बढ़ गया आज। मतलब जो भी लोग कमर्शियल सिलेंडर यूज करते होंगे उनको 72 रुपये 50 पैसे की चूना और लगेगा एक सिलेंडर पे। तो अब तो मुद्दा गर्म हो गया ना, और भी बोलो हाँ या ना। और जो आप लोगों के पास आ रहा है वो भी 800-900 का हो गया। तो कहीं ना कहीं अब आप कह सकते हैं, सर पेट्रोल जब मोदी जी आए थे सर, तो सर पेट्रोल जो था वो सर ये भाव था, 70 रुपए में था, या 68 रुपए में था, 72 रुपए में था। बोलो हाँ या ना। लेकिन सर मेरा वेतन तो कम वक्त बढ़ा नहीं 3 साल से। क्यों सर? 2 साल कोविड हो गए, है ना। तो अपनी अपनी बात सब कह सकते हैं, पर मोदी जी को भी समझो भाई, अब क्या बताएं, हम तो कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, है ना। आप लोग अपने अपने हिसाब से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल कॉजेज थे, यही पॉलिटिकल कॉजेज हैं कि इन लोगों का इन्वॉल्वेशन बढ़ चुका था। सोशल कॉजेज थे कुछ, सामाजिक कारण थे कुछ, धार्मिक कारण थे कुछ, और कुछ और भी तात्कालीन कारण थे। जैसे आप कह सकते हो तात्कालीन कारण में, आप मुझे कोई बता सकता है सोल्जर क्या होता है और सिपाही क्या होता है? सोल्जर क्या होता है और सिपाही क्या होता है, बता सकते हो? बताओ। कुछ तो सोच रहे होंगे, एक तरफ अंग्रेजी लिख दी, एक तरफ हिंदी। अब पूछ रहे हैं क्या होता है। ये दोनों ही अलग अलग हैं। क्या है ये दोनों? अलग अलग हैं। सोल्जर वो है जो ब्रिटिश है, सिपाही वो है जो भारतीय है। बात क्लियर? ब्रिटिश सिपाही जो ब्रिटिश सोल्जर है उसको बेहतरीन ड्रेस मिलती है, बेहतरीन कपड़े मिलते हैं, बेहतरीन 303 की राइफल मिलती है, घोड़े से चलता है, खाना उसे अच्छा मिलता है, सैलरी उसे ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू भारतीय सिपाही।
इन्हें कपड़े थर्ड क्वालिटी के, बंदूक 303 की मिलती जरूर है लेकिन फंस जाती है, चलती नहीं है। वो घोड़े से चल रहे थे, ये पैदल चलते हैं। खाने में इनके साथ मक्कारी की जाती है, वेतन इन्हें कम दिया जाता है। ये डिफरेंस है दोनों। और इनसे गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस कटवाने की भी बात कई बार सामने आई। यहीं से शुरू हो जाता है भारत में विद्रोह। हालांकि इस विद्रोह का कारण सिर्फ कारतूस नहीं थे, इस विद्रोह का कारण सिर्फ कारतूस नहीं थे। इस विद्रोह के जो बीज बोए गए थे, वो बीज बोए गए थे पहली बार 1848 में, जब लॉर्ड डलहौजी आया था और उसने शुरू किया था व्यापकगत सिद्धांत। व्यापकगत सिद्धांत जिसमें भारतीय राज्यों को या भारतीय प्रांतों को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया जाता था या विलय कर लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस भारतीय प्रांत या उस भारतीय राज्य के जो भी शासक थे, उनके पास में क्या नहीं थे? बेटा नहीं था या बेटे नहीं थे ऐसे राज्यों को। क्योंकि दत्तक पुत्र के लिए भी आपको परमिशन लेनी होती थी। तो आप सारे जो काम करेंगे वो सारे काम आपको करने होते थे किसके अनुसार? बोलो जल्दी से, किसके अनुसार करने होते थे? ब्रिटिशर्स के अनुसार। और जो ऐसा नहीं करता था उसके लिए कहानी बहुत बुरी थी, तो उन्हें मर्ज कर लिया जाता था। तो इन सारे कारणों के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं एक क्रांति शुरू हुई, जिस क्रांति ने भारत में एक बहुत ही बड़ा चेंज लाया। क्या चेंज है सुनिएगा बड़े गौर से। हालांकि इस क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा की गई थी, जो कि बैरकपुर पश्चिम बंगाल में तैनात थे। कहाँ तैनात थे? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में तैनात थे। 29 मार्च 1857 की बात है। 34वीं एनआई पोस्टेड एट बैरकपुर नियर। तो यहाँ पर दो जो ब्राह्मण सोल्जर्स हैं मंगल पांडे, इन्होंने दो ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी। जब दो लोग मर गए तो अब क्या होगा? वो पकड़ लिए गए और जो भारत के अलग अलग हिस्सों में जो भारतीय बटालियंस थी, भारतीय जो सैनिक थे जो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, उन सभी ने बेसिकली मेरठ बहुत याद किया जाता है यहाँ पे। मेरठ से पैदल चल के वो सभी लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में एक बूढ़ा बादशाह बैठा था मुगलों का, जिसका नाम था बहादुर शाह सेकंड। जफर एक उपाधि है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाम उनका बहादुर शाह सेकंड था। बहादुर शाह सेकंड के पास पहुंचते हैं, कहते हैं यू आर द किंग ऑफ हिंदुस्तान, आपको हम बनाते हैं हिंदुस्तान का बादशाह और अब आपके नेतृत्व में हम अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगे। और यहीं से शुरू हो जाता है 1857 का रिवोल्ट। पूरी दिल्ली को लीड कर रहे होते हैं बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड को जफर इसलिए कहा गया, जफर इसलिए कहा गया क्योंकि वो बहुत बड़े शायरबाज थे, शायरी बहुत कहते थे। क्या मैंने कहा? शायरी बहुत कहते थे, बहुत बड़े शायरबाज थे, इसलिए उन्हें कहा गया था बहादुर शाह जफर। इवन दो 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण बहादुर शाह को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया गया और इन्हें भेज दिया गया रंगून। और जब ये जहाज में बैठ के, शिप में बैठ के रंगून जा रहे थे, तब भी ये क्या कह रहे थे? शायरी कह रहे थे। तो अंग्रेजों ने कहा वाह भाई वाह, क्या व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ग्रेट पर्सन। ये वो 1857 का रिवोल्ट जो भारत के अलग अलग हिस्सों में हुआ, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो या जगदीशपुर हो, बरेली हो, बहुत सारे हिस्से थे जहां पर ये युद्ध हुआ था या इस क्रांति का इम्पैक्ट पड़ा था। इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो तो जल्दी से एक बार हाँ कर देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मुझे सुनिए बहुत गौर से, क्योंकि कोई भी बात वापस रिपीट करने जैसा नहीं है, फिर आपको रिकॉर्डेड ही सुनना होगा
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बहुत आराम से, बहुत धैर्यपूर्वक एक एक बात को आपको सुना रहा हूं। अगला है आपका कि वो एरियाज, सम इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ रिवोल्ट, मतलब जो 1857 का क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में फैली थी। हालांकि भारत के अधिकांश हिस्सों में थी, लेकिन जो मेन मेन क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला दिल्ली, यहाँ लीडर या कौन था, लड़ कौन रहा था यहाँ, बहादुर शाह जफर, या आप बहादुर शाह सेकंड कह सकते हैं। लखनऊ, यहाँ लीड कर रही थी बेगम हजरत महल। कानपुर, यहाँ लीड कर रहे थे नाना साहब, और नाना साहब के बचपन का नाम था धोंदू पंत। क्या नाम था, धोंदू पंत। और इनका सहयोग कर रहे थे तात्या टोपे, और तात्या टोपे के बचपन का नाम था, क्या नाम था जल्दी से बताओ, रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहिब के बचपन का नाम क्या था, धोंदू पंत। झांसी में लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। ये तो कहानी भी सुनी होगी आपने, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भूल गए क्या, बोलो जल्दी से। और भूल गए हो तो फिर बात ही खत्म हो गई है, बोलो यस, हाँ या ना। बरेली, बरेली में जो लीड कर रहे थे वो खान बहादुर खान थे। फैजाबाद में जो लीड कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला थे। जगदीशपुर में जो लीड कर रहे थे वो कुंवर सिंह थे। कौन से सिंह थे भैया, कुंवर सिंह थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि सर मुझे बताइए इलाहाबाद में कौन लीड कर रहा था। इलाहाबाद में लीड कर रहे थे एक मुस्लिम नेता थे जिनका नाम था लियाकत अली। लियाकत अली, मुद्दा क्लियर, जल्दी से बताओ हाँ या ना। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे ये रिवोल्ट बहुत तेजी से फैला और बहुत तेजी से बढ़ा भी। अब अगर मैं बात करूं तो अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ, जो सत्याग्रह हुआ, जो क्रांति हुई, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसका प्रभाव क्या पड़ा। उसका सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास में जो शक्तियां थी भारत में, जो ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश किंग ने दे रखी थी, वो सारी शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी की जीरो हो गई, नल एंड वॉइड हो गई, और सारी ट्रांसफर हो गई वो किसको, क्राउन को। क्राउन क्या, ब्रिटिश क्राउन। मतलब कहने का ये चली गई भैया किसके पास, ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है भारत में इन्होंने कहा कि एक महारानी बनेगी, तो यहाँ पर आता है क्वीन रूल। आप इसे कह सकते हो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर चली गई, इसके पास में ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर चली गई। तो कहीं ना कहीं ये वो क्राउन कहिए, क्वीन रूल कहिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट कहिए, आप जो कहें तीनों ही सही हैं। और जैसे ही भारत में महारानी विक्टोरिया बैठती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको पॉलिटी में एक एक्ट पढ़ाया था, याद है क्या, याद करो, पॉलिटी में हमने एक्ट पढ़ाया था क्या, ये 1858 का, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत में एक महारानी या क्वीन बैठाई गई जिनका नाम विक्टोरिया था। बोलिए, क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठते ही 1 नवंबर 1858 को इनकी शपथ होती है। और जैसे ही इनकी शपथ हुई, कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। और इसी दिन इलाहाबाद को भारत की राजधानी एक दिन के लिए बनाया गया था। वैसे ही इन्होंने अपनी पावर का, गद्दी पर बैठते ही आदमी के पास पावर आ जाता है। इन्होंने कहा भारत में जो गवर्नर जनरल का पद है ना, जो गवर्नर जनरल का भारत में पद चल रहा है, इसको हम एक छोटे से पद में कब कन्वर्ट कर देंगे, जो कहलाएगा वॉयसरॉय ऑफ इंडिया। तो यहीं पर इन्हीं के समय में भारत में एक पहला वॉयसरॉय आया जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और मैं आपको बता दूं, लॉर्ड कैनिंग ही पहला वॉयसरॉय है और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का लास्ट गवर्नर जनरल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के ही समय पर 1857 का रिवोल्ट या
आप कह सकते हो क्रांति हुई थी। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला वायसरॉय कौन था भारत का, या भारत का पहला वायसरॉय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, दोनों का आंसर सेम है। या कह देगा भारत में 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल या किस वायसरॉय के समय हुई थी, तो आपको आंसर देना होगा। बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ, इतना मुद्दा सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार सभी लोग 40 लोग क्लास में डन डना डन डन बता दें, आगे बढ़ो। जल्दी से बताइए। Each and every people provide the confirmation in the chat box please. ठीक है, अब देखिए, अब शुरू होते हैं आपके गवर्नर जनरल और वायसरॉय। क्या शुरू होते हैं भैया? अब शुरू होते हैं आप सभी प्यारे बच्चों के गवर्नर जनरल और वायसरॉय। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नर जनरल और वायसरॉय के बारे में। इसके लिए मैंने बहुत बेहतरीन चार्ट बनाया हुआ है, तो आप सभी लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, हालांकि चार्ट में सिर्फ अंग्रेजी है, हिंदी नहीं आ पाई है, क्योंकि आप समझदार हैं, इतने में सब कुछ आना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। साइज बहुत छोटा हो जा रहा था, कंप्रेस बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है। जिसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी का मतलब है कोई भी शब्द नहीं समझ में आएगा, वो तुरंत मुझसे पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या है। बात क्लियर सभी को हो गई हो तो एक बार जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ूं मैं। अब मेरी बात को देखिए और समझिए, आप सभी लोग देखिए और समझिए सभी लोग। ठीक है, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। भारत में जो गवर्नर जनरल आए, अगर मैं इनकी सीरीज में बात करूं, ठीक है, तो मैं वॉरेन हेस्टिंग से शुरुआत करूंगा आप सभी की, जो बंगाल का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। हालांकि इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कलकत्ता के गवर्नर जनरल थे। कौन थे भैया? कलकत्ता के गवर्नर जनरल थे, इस बात को ध्यान रखिए। बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहला कौन था, जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बोलो भाई। तो वॉरेन हेस्टिंग था। जबकि कलकत्ता का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल आया था वो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव भी रहा है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक रहा, फिर 1765 से लेकर के 1767 तक भी कलकत्ता का गवर्नर जनरल रहा था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। अब कहा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना 1772 से 1785 तक। उसने कुछ काम किए। उसने क्या काम किए? इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 में, पहली बात ध्यान रखोगे आप सभी लोग। दूसरी बात, जो वॉरेन हेस्टिंग है उसने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था तो वो एक सिर्फ और सिर्फ क्लर्क हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लर्क हुआ करता था। क्लर्क के रूप में, किसके रूप में? क्लर्क के रूप में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था। लेकिन जब वो भारत पहुंचा कुछ समय बाद, तो भारत में वो प्रीवी काउंसिल का कुछ समय बाद मेंबर भी बन गया आगे चल करके। और साथ ही साथ में जमींदार जमींदार वर गिवन जुडिशियल पावर, है ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिविल कोर्ट्स। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये यहाँ का पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। यहाँ पे अटैच हो गया होगा किसी जगह से। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा और 1793 तक रहेगा। ठीक है, तो ये वहाँ का पॉइंट है, अभी हम बता देंगे। इसको यहाँ नहीं लिखेंगे आप लोग, इस पॉइंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस में लिखा जाएगा। अब इन्होंने जो किया उसके ऊपर थोड़ा गौर कर लीजिएगा। पहली चीज तो ये बताई गई कि ये पहले ऐसे गवर्नर थे जो बंगाल के गवर्नर बने थे। दूसरा, इन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था तब ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लर्क थे। आगे चल करके 1814 के आसपास ये क्या बन गए थे? प्रीवी काउंसलर बन गए थे, कि लंदन चले गए थे। अच्छा, दूसरा काम क्या हुआ? 1781 में इन्होंने भारत में ही कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया था। देखो, मदरसा स्थापित किया और उन्होंने कहा इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है तो उसे ये नहीं कहना चाहिए था कि हम मदरसे बना रहे हैं और उसमें आप सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति पढ़ेगा। शिक्षा किसी के नाम की होती है क्या? जैसे इस क्लास में भी हमारे हिंदू मुस्लिम सब पढ़ रहे हैं, सिख ईसाई भी पढ़ रहे होंगे, है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू को पढ़ा रहा हूँ यहाँ बैठा करके।
या मैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने पहली बार डिवाइड और रूल, है ना, डिवाइड एंड रूल का खेल खेलना शुरू किया था पहली बार। क्या कि मदरसे बनवाओ तो हिंदुओं को या और जो लोग हैं उन्हें क्या होने शुरू हो जाएगी, ईर्ष्या या जलन होनी शुरू हो जाएगी, और यहीं से डिवाइड और रूल का खेल शुरू हो जाएगा। और वास्तविकता में यहीं से शुरू भी हो गया था। अब कहते हैं इन्होंने दूसरा जो काम किया था वो था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इन्होंने स्थापना की थी, जो कि विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1784 में। ये एक तरीके की आप कह सकते हो एक फाउंडेशन था, एक तरीके का सोसाइटी थी जो बेसिकली काम करती थी पुअर्स के लिए, चैरिटेबल्स का काम करती थी, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए काम करती थी, ऐसा आप कह सकते हैं। इन्हीं के समय में भारत का पहला समाचार पत्र आया था जो इंग्लिश में आया था, जिसका नाम था द बंगाल गजट। क्या नाम था? द बंगाल गजट। इसको लाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, ये 1780 में आया था और इसे लाया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। जेम्स हिक्की के द्वारा इसे लाया गया था। इसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। तो क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट था। कब इसे प्रकाशित किया गया? 1780 में किया गया। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। कहाँ किया था? तो याद रखिए, कलकत्ता में किया था। मुद्दा इतना क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बताएं। मुद्दा इतना क्लियर होगा तो जल्दी से बताएं। इतनी बात क्लियर? अब देखिए, 2 पॉइंट आप भी अपने तरफ से जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। जैसे बताइए, कौन से 2 पॉइंट आप जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से, बताइए। ठीक है, जल्दी से बताओ। इतनी बात सभी को क्लियर हो तो जल्दी से बताओ, कौन सा पॉइंट बताओगे? क्लियर तो है, ठीक है, कौन सा पॉइंट बताओगे इसके अलावा? बहुत बढ़िया, रोहित नाम है सर, रोहन राहुल, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, रोहन राहुल जी ने बताया। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग कि यहीं पर रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। क्या लिखोगे? भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। याद रहेगा सभी को? जल्दी से बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। याद रहेगा सभी को? चलो आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करूंगा अगले उसकी पॉइंट की, समझिएगा और ध्यान रखिएगा। दूसरा जो गवर्नर जनरल बना उसका नाम क्या था? सर जॉन मैकफर्शन। ये एक तरीके के अस्थायी या टेम्परेरी रूप से गवर्नर जनरल बनाए गए थे, लेकिन तुरंत ही कुछ ही समय बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और जैसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने मेरे प्यारे दोस्तों, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। 1786 से लेकर के 1793 तक रहे। इन्होंने सबसे अच्छे जो काम किए वो सुन लीजिए। जैसे सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि भारत में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे या जितनी भी जगह थी, हर जगह पर इन्होंने एक पुलिस स्टेशन बना दिया, मतलब थाना बना दिया। और थाने में 4 सिपाही और एक दरोगा रहेगा, मतलब कहने का इंस्पेक्टर रहेगा। मतलब जो नौकरी आप आज पाने की जुगाड़ में हो, फिराक में हो, उसका जन्मदाता कौन है? जल्दी से बताओ, उसका जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
हाँ पारुल, वो लिखना चाहोगी तो लिख लोगी, फिर बहुत सारे पॉइंट बनेंगे। गीता का अनुवाद इन्हीं के टाइम पर हुआ था, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, बोलो जल्दी से, इतनी बात क्लियर सभी को? डन डन है या नहीं? चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे मैं बढ़ता हूँ। अब इन्होंने जो मेन काम किया वो सुनिएगा। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। परमानेंट सेटलमेंट को हिंदी में कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों से, तो 1793 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1793 में लाई गई थी। इसी व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने जमींदारों को, जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, जमींदारों को अधिकार दे दिए कि आप चाहे जितना भी वसूल करो लगान, मुझे मतलब नहीं है, जो भी आप लाओगे उसमें से, उसमें से 1/10वां हिस्सा आपका और 9/10 हिस्सा हमारा। बात समझ रहे हैं? 1/10वां भाग जमींदार को मिलेगा, जमींदार को, और 9/10 भाग किसको मिलेगा? अंग्रेज को। जिससे जमींदारों ने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रताड़ना शुरू कर दी और लोगों को बहुत परेशान करने लगे, क्योंकि अब चाहे वो कम ले जाएंगे तो कम मिलेगा ही, और जितना आप ज्यादा ले जाएंगे उतना उन्हें मिलने की उम्मीद रहेगी। इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। अच्छा, दूसरा क्या किया इन्होंने? पुलिस रिफॉर्म्स किया। अभी मैंने बताया आपको पुलिस रिफॉर्म्स हुआ, बोलो बताया था कि नहीं बताया था? कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो भी जगह थी, हर जगह पर इन्होंने एक एक पुलिस स्टेशन बनवा दिया, और वहां पर हर जगह पर एक दरोगा बैठाया, 4 सिपाही बैठाए, थानेदार जिसे कहते थे, इंचार्ज कहते थे, उस टाइम पे पुलिस सुपरिटेंडेंट कहा गया था, तो उसे बैठाया, कहा भाई अब तुम यहाँ पर देख रेख करोगे। हालांकि इनके समय पर ही न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का जन्म हुआ था। मतलब इन्होंने ही क्या दिया था? सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, या आप कह सकते हो न्यायिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथकीकरण, पृथकीकरण सिद्धांत का, सिद्धांत का जन्मदाता कहा गया या कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही शक्ति के पृथकीकरण को जन्म दिया था। साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया? कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या मैंने कहा? जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के जो कर्मचारी मतलब जो एम्प्लॉय थे, उनके व्यापार पर, उनके ट्रेड पर प्रतिबंध लगा दिया। जब यार नौकरी कर रहे हो तो व्यापार करने की क्या जरूरत है, बताओ। अच्छा, और फिर अंग्रेज, है ना, तो इनको इन्होंने ऐसा किया। इन सभी कारणों के चलते, ग्रामीणों को, इन सभी कारणों के चलते इन्हें कहा गया था भारत में नागरिक सेवा का जनक। समझिएगा, ये वो सिविल सर्विस नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये एग्जाम वाला सिविल सर्विस नहीं है। इसका मतलब होता है भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा गया था। क्या बोला गया बेटा? भारतीय नागरिक सेवा का, सेवा का जनक कहा गया, जनक कहा गया। जल्दी से बताओ, इतना मुद्दा अगर क्लियर हो सभी प्यारे दोस्तों को तो एक बार जल्दी से बताओ। ठीक है, इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं सर जॉन सो। 93 से लेकर के 98 तक गद्दी पर रहे। इन्होंने बहुत ज्यादा कोई अच्छा काम नहीं किया। इनके समय में 1793 में एक एक्ट जरूर लाया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ में इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। नॉन इंटरवेंशन को क्या बोलते हैं? अहस्तक्षेप की नीति, या आहस्तक्षेप, क्या बोलेंगे? आहस्तक्षेप
हस्तक्षेप की नीति, क्या बोलेंगे, हस्तक्षेप की नीति। इतनी बात सभी को क्लियर हो तो एक बार जल्दी से बता दो। यस, जल्दी से बता दो। इतनी बात सभी को क्लियर हो तो एक बार जल्दी से बताओ। यस और नो, यस और नो। Each and everyone provide the confirmation in the chat box, please. ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं आप सभी से एक बात कहूंगा, उस बात को समझने की कोशिश करिएगा। 37 लोगों में से मुश्किल से 7 लोग कंफर्मेशन देते हैं और यहाँ लोग, और सिर्फ देखिए, मेरा ये कहने का, फिर से मैं कह रहा हूँ, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको मैं परेशान करूं, लेकिन मुझे भी कंफर्मेशन मिलेगी तो अच्छा रहता है। ठीक, चलो, तो एक बात और ध्यान रखिए, आज की सेवाओं को यहीं रोका जाएगा। अगली क्लास में जब मुलाकात होगी तो हम लॉर्ड वेलेजली से शुरू करेंगे। वेलेजली, फिर इसके बाद हेस्टिंग, डलहौजी, लॉरेंस, मेयो, लिटन, सबके बारे में पढ़ना है। तो अभी बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगली क्लास में मुलाकात होगी। आज की सेवाएं यहीं तक रहेंगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अभी तुरंत 1 मिनट बाद मुझसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर। सो गाइस, कम ऑन यूट्यूब, सफलता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मुझसे मुलाकात करिए। और मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ 12:30 से, जस्ट 1 मिनट बाद। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।